मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है 370 के नाम पर देश विरोधी हरकतें किसकी। इसे 57% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कश्मीर की वादियां बर्फ से ढक रही हैं, फिजा सर्द हो रही है, मगर कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370 की वापसी के नापाक एजेंडे को लेकर गुपकार खेमा तेजी से सक्रिय हो गया है और अब घाटी की राजनीति में उबाल आने लगा है, क्योंकि घाटी में कांग्रेस 370 प्रेमी गैंग गुपकार खेमे के साथ नजर आ रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के देश विरोधी और भड़काऊ बयानों पर कांग्रेस हाईकमान मौन है। आज बीजेपी ने इन्हीं सवालों के साथ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि घाटी में 370 के बहाने देश विरोधी गतिविधियों को शह दी जा रही है। आपको बता दें कि घाटी में डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी एक साथ उतरने की तैयारी में है और कश्मीर के कांग्रेस नेता खुलकर बयान भी दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या देश के खिलाफ जहर उगलने वाला गुपकार गुट और कांग्रेस एक ही पाले में आ गए हैं और क्या कांग्रेस का हाथ देश को कमजोर करने वाले लोगों के साथ है। कभी तिरंगे का अपमान करने वाले तो कभी पाकिस्तान चीन से अनुच्छेद 370 की दुहाई मांगने वाले नेता इन दिनों घाटी में माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए बीजेपी ने भी जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव में गुपकार गुट के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं और कांग्रेस के इन चुनाव में गुपकार के साथ हाथ मिलाने पर तंज कसा है। ये जो गुपकार अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी गुपकर गुट का नापाक मकसद बताया। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस खुद को गुपकर से अलग बता रही है। गुपकार जो अलायंस है उसमें कांग्रेस कहाँ सम्मिलित है? वो कहते हैं कि सम्मिलित है। कहाँ सम्मिलित है? किसका स्टेटमेंट बताया? क्या कांग्रेस का स्टेटमेंट बताया या उन लोगों का स्टेटमेंट बताया? तो ये अपने में ही पूरी तरह से गलत है। लेकिन कश्मीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। ये जो पार्टीज अलायंस में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भी जो दूसरे पार्टीज हैं, ये सब मिल करके इन डीडीसी चुनाव में मिलजुल के हिस्सा लेंगे। घाटी के नापाक नेताओं को समय समय पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और चिदम्बरम जैसे आला नेताओं का भी अनुच्छेद 370 वापस लाने की मुहिम पर साथ मिलता रहा है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को हवा दे देता है। अब कोई कश्मीर में सियासत नहीं कर सकेगा जो प्रो इंडिया हो। ठीक, पहले इनके पास प्रो इंडियन पॉलिटिशियंस थे, अब जो हालात हैं अब बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में ये कश्मीर अब आज़ादी की तरफ जाएगा। कश्मीर लेना पड़ेगा या मिल जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट से आज़ाद हो जाएगा। ठीक। देश की बहस में चर्चा है कि गुपकार गुट के साथ साथ क्या कांग्रेस भी 370 वापस लाने के लिए अपनी कोशिशों में जुटी है, जबकि घाटी के नेताओं की देश विरोधी हरकतें अब जग जाहिर हो चुकी हैं। गुपकार का एजेंडा 370 वापस लाना है या देश के विकास में साथ देना। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या देश विरोधी काम करने वाले गुपकार गुट पर रोक लगे, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। लेकिन अगर कार्यक्रम के दौरान आपकी कोई राय है, सुझाव है, तो उसका सवाल है तो उसका वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर
व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड मौजूद हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सांसद भी हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं जो कि कश्मीर के जानकार हैं, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथ सरफराज वानी साहब हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कश्मीर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एजाज जान साहब हैं जो कि लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ नसीर शेख साहब जो कि लीडर है पीडीपी के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं इस बहस को मोशन दूं और सेट करूं आज का टोन कि क्या कांग्रेस पार्टी 370 वापस लाने के पक्ष में है। इसी पर सीधे कमल लोहिया के पास चलता हूं। हमारे देश के बहस में दर्शक जुड़ते हैं। कमल बताइए, क्या कांग्रेस 370 वापस लाना चाहती है? अगर नहीं तो फिर गुपकार गैंग के साथ अलायंस क्यों डीडीसी के चुनाव में? भारत माता की जय। धन्यवाद दीपक जी। बताइए आपको क्या लगता है, क्या धारा 370 अब देश में वापस आ सकती है? आज इस मंच से जी, जिस हिसाब से ये हमारी कांग्रेस पार्टी अपना जो है खुलकर के सामने अपने जो है मंशा को जाहिर नहीं कर रही है, तो उससे हमें नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से 370 को वापस लाने के पक्ष में है। वो आम जनता को गुमराह कर रही है या वो जम्मू और कश्मीर में 73 साल पुरानी जो राजनीति है वही दोबारा से दोहराना चाहती है। ये सब आम जनता को खुलकर बताए। मैं ये मेरे विचार से कांग्रेस पार्टी। मैं आप ही के सवाल को तहसीन के पास ले जाता हूं, खुलकर बताए। तहसीन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या, पॉइंटेड सवाल, क्या कांग्रेस 370 की वापसी चाहती है? और दूसरा, अगर नहीं तो फिर गुपकार गैंग के साथ चुनाव का अलायंस क्यों? संक्षिप्त में जवाब दे दूं। सबसे पहली बात, मैटर इस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। जो भी इस पर फैसला होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये कांग्रेस का उद्देश्य। दूसरी बात, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने 370 जो हटाया गया था उसका स्वागत किया। कुछ नेताओं ने कहा ये जिस तरह से हटाया गया था वो गलत था, उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रही है। तीसरी बात, कांग्रेस गुपकार गैंग का, गुप्कार अलायंस का हिस्सा नहीं है। आपकी खबर गलत है। गुलाम मीर का आपने पूरा बयान नहीं बताया, मैंने उससे बात किया था। उसका बात करने का मतलब था कि मिलकर चुनाव लड़े। अगर आपको जमहूरियत मजबूत करना है, आपको चुनाव लड़ना होगा तो चुनाव लड़े। कांग्रेस एनसी और पीडीपी के साथ अलायंस में नहीं है। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन एक मिनट, तहसीन, गुपकार गैंग की जो पहली बैठक हुई थी उसमें गुलाम अहमद मीर सिग्नेटरी है बकायदा उसके। आप उसकी न्यूज उठा के पढ़ लीजिए, गुलाम अहमद मीर उस बैठक के अंदर मौजूद थे। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं? इसका भी जवाब दे दीजिए, क्यों थे? गुपकार गैंग की पहली बैठक में गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर क्यों मौजूद थे? यस, वो जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर कश्मीर के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मीटिंग। उसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस अलायंस में है। दो अलग अलग बात है। मैं आपके चैनल पर, आप मीटिंग पर बुलाए मैं आ सकता हूँ, उसका मतलब ये नहीं आपके चैनल का हिस्सा हूं। दो अलग अलग बातें, आप ऑडियंस को कंफ्यूज ना करें। आप बहुत सारे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, अपनी बात समाप्त करना। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा देशद्रोही का काम ये है कि जब पुलवामा में हमारे सैनिकों पे अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कैमरा नहीं छोड़ा, फोटोग्राफी में वो लिप्त थे। सबसे बड़ी देशद्रोही का काम ये है कि इस वक्त आज की तारीख में चाइना 300 स्क्वायर फीट किलोमीटर जमीन, जैसे मैं आपसे आम की बात कर रहा हूं, आप अनार की बात कर रहे हैं। आपने बात कही, आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उत्तर दिया, पर आप उन मुद्दों पर आ चुके हैं जिस पर बहस बहुत हो चुकी है। डॉक्टर जफर इस्लाम, क्या कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर कंफ्यूज नहीं है? जैसे हमारे दर्शक कमल ने कहा कि कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए, ये कुछ बातें तहसीन बोल रहे हैं और कुछ बातें नहीं बोलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक अंडरस्टैंडिंग में है और डीडीसी का चुनाव साथ लड़ने वाली है, जैसा गुलाम अहमद मीर ने कहा है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि देश की कोई भी पार्टी, और खासकर मैं कांग्रेस के बारे में कह रहा हूं, कि 370 साल, और नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जो पार्टियां कश्मीर की 370 साल भी कोशिश करें
तो भी ये वापस से रीइंस्टेट नहीं हो सकता। जो बार बार फारूक अब्दुल्ला लोगों को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं, उनको अच्छे से मालूम है ये टेम्पोररी था, ये परमानेंटली हट गया, टेम्पोररी था, परमानेंटली हटा है। तो इसमें वापस आने की ना तो कोई गुंजाइश है और ना इस तरह की बात को कोई ध्यान भी देता है। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस गुमराह करने के लिए लोगों को, कांग्रेस डबल गेम खेल रही है। लेकिन हकीकत तो यह है कि ये गुपकार रैली, गुपकार जो संगठन बना है उसके साथ हिमायती पीछे खड़ी है और उसके हिमायती भी है, ये पक्की बात है। इसलिए कि उनके लोग सिग्नेटरी ही नहीं, ये कई पीछे से आपस में मशवरा भी कर रहे हैं। आप देखिए, जब पार्लियामेंट में पहली बार पेश किया गया था 370 को हटाने की बात, जब आदरणीय होम मिनिस्टर ने पेश किया था, तब आपने देखा था कैसा तेवर था वहां के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में, उनका तेवर आपने देखा था, गुलाम नबी आजाद। उससे समय तो वो कांग्रेस पार्टी की भाई सीनियर लीडर है कांग्रेस के, रोज कांग्रेस पार्टी की बात देश दुनिया को बताते रहते हैं। आज उनसे पूछिए तो बोलेंगे बिल्कुल मैं गुपकार के साथ हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं? इनको पता नहीं है तहसीन भाई को कि इनके जिस पार्टी के हिमायती बन के आते हैं उसके अंदर खाने क्या हो रहा है इनको पता नहीं है। बाहर से जो है तहसीन, ये बात तो जायज है कि चाहे चिदम्बरम जी का बयान हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी का बयान हो, ये इस दिशा में, चिदम्बरम साहब ने तो कहा कि 370 वापस आना चाहिए, उन्होंने ट्वीट किया इस बारे में। अब आप देश की जनता को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जनता तो ये कह रही है कि कांग्रेस वही काम कर रही है जो उसने 70 साल पहले किया था, 370 को पिछले दरवाजे से लाना। अभी भी आप पिछले दरवाजे से फिर 370 लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इनका मौन या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं गुपकार गैंग का। देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी कांग्रेस के पीछे दरवाजे से ला सकते हैं कि जफर भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जफर भाई यहाँ आपके चैनल पे कह रहे 370 दोबारा से नहीं लगेगा, मैं उनके साथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन जफर भाई कैसे जानते सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? क्या मोदी जी का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चलता है? जो मैटर सब जुडिस है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर नहीं पता है, उस पर जफर भाई एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेंट करते। दूसरी बात, कांग्रेस का ऑपोजिशन था जिस तरह से हटाया गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, अन्य कांग्रेस के नेता थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला। जो कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है वो आपकी जो भी मर्जी हो, आपका हम ये चाहते हैं कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली हटाया जाए। अब जो बीजेपी की यूनिट है जम्मू के अंदर, वो कहती है कि 371 के अंदर ऑटोनॉमी हो, उनके एमपी लद्दाख में कहते हैं 371 के नीचे ऑटोनॉमी हो। तो ये कैसे देशभक्त हुए? और दूसरों को आप बात करते हैं, वो तो कहते हैं आप नीची राय। ठीक है, मैं इस सवाल के लिए आऊंगा, लेकिन सुशील पंडित जी, कांग्रेस दोहरा गेम क्यों खेल रही है, क्या लगता है आपको? फिर इसके बाद नासिर शेख जी। दीपक जी, कांग्रेस ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिख करके दिया था कि वो अनुच्छेद 370 का बचाव करेंगे, उसे हाथ नहीं लगने देंगे। और इसी के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू में और लद्दाख में कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया था, उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। तो कांग्रेस तो पहले से ही इस लेन देन की स्थिति में है, उसने पहले से ही वहां एक अघोषित गठबंधन कर रखा था। आपको मैं याद दिला दूं, जिस रात वहां की असेंबली बर्खास्त की गई वहां के गवर्नर मलिक द्वारा, उस शाम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने एक फैक्स भेजा है जिसमें कांग्रेस के समर्थन से मैं वहां सरकार बनाने जा रही हूं। तो कांग्रेस का समर्थन महबूबा और अब्दुल्ला दोनों के साथ अघोषित रूप से पहले से ही था। आज वो दस्तखत करके, बैठकें करके घोषित रूप से एक साथ सामने आ गए हैं। और इसका एक कारण यह है कि कांग्रेस कश्मीर घाटी में अब्दुल्ला और मुफ्ती की पार्टियों से भिन्न नहीं है। उसमें पुराने अब्दुल्ला और मुफ्ती के लोग आ जाते हैं और कांग्रेस के लोग अब्दुल्ला और मुफ्ती के यहां चले जाते हैं। इन नेताओं को आप ताश के पत्तों की तरह फेंट सकते हैं। घाटी में ये कई बार पता करना पड़ता है कि आज ये नेता कहां है, पीडीपी में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में है या कांग्रेस में है। यही सैफुद्दीन सोज नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे, यही कर्रा, गुलाम मोहिद्दीन कर्रा के बेटे पीडीपी में हुआ करते थे। ये दोनों आज कांग्रेस में हैं। इसी सवाल को लेकर मैं पीडीपी के नासिर शेख साहब के पास जाता हूं। नासिर जी, क्या आपको अभी भी लगता है 370 वापस आ सकता है? क्या आप अभी भी इस भ्रम में जीत रहे हैं कि 370 वापस आ जाएगा इस देश में, जो एक क्रांतिकारी कदम था मोदी सरकार का, और लोगों ने उसको वेल एक्सेप्ट किया, पूरे दुनिया में भी किया और देश में भी किया?
दीपक जी, सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि अगर कोई 370 धारा को लेकर के बात करता है, उसे आप देशद्रोही क्यों कहते हैं? 370 सर मैंने तो इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। नहीं, आप कह रहे हैं कि देशद्रोही बातें हो रही है। अब 370 हमें ना तो चाइना ने दिया था, ना ही पाकिस्तान ने दिया था, ये हमें अपने मुल्क भारत ने दिया था। और भारत पर चाइना पाकिस्तान से मदद क्यों मांग रहे हैं आप लोग? हमें 370 जब 370 भारत ने हमसे वापस ले लिया, हमने उसके लिए जद्दोजहद करनी। हम अपना स्पेशल स्टेटस जो हमारे ही मुल्क ने हमें दिया था, उसके वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम करेंगे। आप जहां तक बात है, आप कहते हैं हम भ्रम में जी रहे हैं, आप ये भी साथ में कह रहे हैं कि पूरे देश में लोग इस बात से खुश हो गए कि धारा 370 खत्म हुई। अरे धारा 370 अगर खत्म हुई तो जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछिए, क्या जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं? क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद कोई तब्दीली आई, कोई चेंज देखने को मिली? चाहे आप विकास की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का हक था, स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों का हक था। देश ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन बहुमत की राय क्या है, देश की संसद की राय क्या है, सबको पता है। डॉक्टर जफर इस्लाम, मैं आपका 1 मिनट में आता हूँ। मुझे जनरल गुरमीत सिंह को यहाँ लेना है। जनरल गुरमीत सिंह की 370 और 35A के लिए इतनी छटपटाहट क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस वादा कर दे 370 को वापस ला सकती है आज की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। ये क्यों पीछे पड़ा है 370 के लिए? गुपकार गैंग। दीपक जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, उसको हटाया गया था। ये 70 साल पुरानी गलती को, मिस्टेक को ठीक किया गया। और देखिए, राष्ट्र में 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 फ्लैग, 2 संविधान नहीं हो सकते हैं। और इस चीज को, ये डिसीजन लेके, ये हार्ड डिसीजन लेके पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है, वन नेशन के अंदर में। और एक बात तो देखो, बहुत बिल्कुल क्लियर है दिमाग के अंदर में कि जो अलायंस, जो डिक्लेरेशन भारत के तिरंगे झंडे का अपमान करने की सोच सकती है, जो उसके ऊपर में कॉम्प्रोमाइज सोचती है, जिसको उसके ऊपर में डाउट है और कंडीशन लगाती है, मैं तो कहूंगा कि ऐसी वाली सोच बिल्कुल गलत है। और देखिए, ये जो तिरंगा झंडा है, ये एक सैनिक के लिए जब वो जीवित होता है तो सलूट करता है। जब वो प्राणों की आहुति देता है तो उसका पार्थिव शरीर उससे ढका जाता है। और जो भी हमारी पोस्ट होती हैं, जो भी महत्वपूर्ण जगह होती हैं, वहां पर तिरंगा झंडा लहराता है। और ये बात रही आर्टिकल 370 की, तो ये एक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए पूरे भारत को। और ये जो डिक्लेरेशन और अलायंस सोच रहे हैं कि आर्टिकल 370 एक ऐसा लैंडमार्क और हिस्टोरिक इवेंट हुआ है भारत में कि ये, इसका रिस्टोर होना बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता है मेरे सोच विचार से। क्योंकि मैंने तो 10 साल बिताए हैं कश्मीर के अंदर में, देखा है कि आवाम की प्रॉब्लम क्या है। इनको ये गुपकार छोड़कर जो कश्मीर की आवाम है उनका उपकार करना चाहिए, उनका डेवलपमेंट, शांति और किस प्रकार से माहौल चेंज करें, किस प्रकार जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है टेररिज्म का पाकिस्तान है, उससे पूर्ण रूप से नाता तोड़ा जाए, ये जरूरी है। मेरा सीधा सवाल है, क्या जम्मू कश्मीर की जनता डेवलपमेंट नहीं चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की जनता देश की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ना चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की जनता वहां इंडस्ट्री नहीं चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की जनता वहां पर जो भेदभाव हो रहा था राष्ट्रीय कानूनों को लागू होने में, उसकी अगर एक रूपता और समानता आती है तो उसमें उनकी भलाई है? आपको क्या लगता है, गुपकार को 370 की जिद छोड़कर उपकार नहीं करना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? देखिए, पहली बात मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम सब लोग 370 को ही क्यों ला रहे हैं। क्या 370 इस सब के बीच में आ रहा था? अगर 370 डेवलपमेंट के बीच में कोई ब्लॉक था तो आज 370 को हटे 1.5 साल हुए। कौन सी डेवलपमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में? कौन सी सिक्योरिटी सिचुएशन में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इंप्रूवमेंट है? तो 370 को इसके साथ लिंक करना पूरी गलत बात है। दूसरी बात जो आप लोग, जिससे मुझे ऑब्जेक्शन है कि आप लोग बोल रहे हैं गुपकार गैंग। क्या ये लोग, गैंग लिटरली मीन्स एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स, तो क्या ये गैंग है?
ये लोग सर, ये इनके बयान जो हैं बंच ऑफ क्रिमिनल्स की तरह हैं। फारूक अब्दुल्ला चाइना से मदद मांगते हैं, एक आदमी पाकिस्तान से मदद मांगता है। सुनिए सरफराज जी, मेरा आर्गुमेंट तो सुन लीजिए। एक आदमी चाइना से मदद मांगता है, एक नेता बोलती है कि मैं झंडे और तिरंगे को नहीं उठाऊंगी, तो ये तो क्रिमिनल की तरह एक्ट कर रहे हैं ना। आपको अगर देश के वतन के झंडे का सम्मान नहीं है तो किस चीज का सम्मान है आपके पास? सेडिशन और डिसेंट में एक अंतर है। और आपने इवन जो जिस धारा की आप बात कर रहे हैं, फ्लैग जो हमारा नेशनल फ्लैग दिस ऑनर एक्ट है, उसके अंदर भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से या अपने फ्लैग से किसी पॉइंट पे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहते हो तो वो इन द वेरी एक्ट अलाउड है। तो डिसेंट और सेडिशन दो अलग अलग चीजें, आप इनको लेकिन सवाल ये है क्या डिसेंट सेडिशन तक जा रहा है? जब आप अपने देश की चीजों को सॉल्व करने के लिए चाइना और पाकिस्तान की मदद करने लगे तो इसको सेडिशन ही कहा जाएगा। सरफराज जी, क्यों नहीं कहा जाएगा सेडिशन इसको? मैं आपकी बात का जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर जफर इस्लाम क्या कहेंगे आप इसको? सेडिशन नहीं कहेंगे, मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी, चीन आकर 370 बहाल करवा दे, ये क्या है? और उस वक्त जब चीन हमारा दुश्मन बनके हमारे सैनिकों को मार रहा है और हमको मारना पड़ रहा है उन लोगों को जाके। देखिए, मैं कश्मीर के जो हमारे लोग बैठे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि गलतफहमियां फैलाते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए। उनको अगर समझ में नहीं आता है कि उनके फायदे के लिए वो अपने फायदे के लिए, बाकी कश्मीरियों के फायदे के लिए वो चाहते हैं कि सरकार उनके साथ रहे तो सरकार उनके साथ है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वहां की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने फायदे के लिए 70 साल से वहां पर एंजॉय कर रही है और वहां के आम कश्मीरियों के जो हित में जो काम होना चाहिए उसको कहीं ना कहीं रोक के रखा है, तो आप गलतफहमी में ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार बहुत क्लियर है कि एक आम कश्मीरी नागरिक जो है उसके हित में काम करेंगे, वहां डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, जिससे वंचित रहा हुआ है कश्मीर। और वहां पर इस तरह की जो ताकतें हैं जो देश विरोधी है, उसको आप जिस तरह से भी जो चार्जेस लगाइए सब काम है। अगर आप देश का झंडा सर आंखों पर नहीं उठाते हैं तो आप हर ऐसे सेडिशन चार्जेस के हक में आप मतलब आपके हक में हो सकता है, इसलिए कि आप गलत काम कर रहे हैं। आप देश के झंडे को चूमिए, दिल से लगाइए, गले से लगाइए और देखिए आपको देश जो है आपको गले से लगाएगा, लेकिन आप वो नहीं करते हैं। तो मेरी सलाह ये है आपको कि आप जो सवाल करने से पहले अपने गरीबा में झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं। और आपने अब तक क्या किया ये भी झांकना होगा। आपने अब तक क्या किया? आपने डेवलपमेंट एजेंडे का कितना समर्थन किया? क्यों अलगाववाद के नाम पर श्रीनगर हमेशा बंद होता था? तहसीन पूनावाला, मैं आपको एक आम दर्शक की राय सुनाता हूं। तरुण उत्पल जी जम्मू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण जी, क्या तहसीन की बात आपको समझ आई? कांग्रेस क्या गुपकार गैंग के साथ है या नहीं है? आप तो ग्राउंड जीरो से बोल रहे हैं, बताइए। जी, अभी तक जो हम देखते आए हैं, जैसे कि मीर साहब की इन्होंने बात करी है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है गुपकार ग्रुप की ये जो जितनी भी मीटिंग्स हुई है उसमें मौजूद रहे हैं। तो ये तो सामने और मतलब क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस भी इन्हें समर्थन दे रही है और आने वाले जो इलेक्शंस है उसमें कांग्रेस जो है इनके साथ में होकर इलेक्शंस लड़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो गुपकार डिक्लेरेशन के साथ है या नहीं है। और गुपकार डिक्लेरेशन पे मैं यही कहना चाहूंगा, ये कुछ नहीं है, ये एक बौखलाहट है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की सत्ता में आने के लिए। ये लोग जो है बौखलाहट में एक साथ आ गए हैं। अदरवाइज हम देखा जाए तो इन लोगों की आइडियोलॉजीज जो है, आज तक ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं। आज लेकिन अब सत्ता की बात करें तो सिर्फ ये लोग एक साथ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको सत्ता चाहिए और इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका एक ही एजेंडा है, वो है सत्ता। बाकी अगर 370 की हम बात करें तो 370 हटना जो था बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले 70 साल की कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज की वजह से जम्मू प्रोविंस और लद्दाख प्रोविंस जो है टोटली नेग्लेक्ट रहा है और हमेशा से यहां पे डेवलपमेंट के नाम पे जो है लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि 370 जो है वो हटना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। तरुण, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे आए हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला मैं फिर पूछता हूं, तरुण जैसे लोगों को क्या कहेंगे? परसेप्शन में तो वो मांग चुके हैं मीर का साथ बैठना, बाकी चीजों का होना। ये कहता है कि आप गुपकार गैंग के साथ हैं और आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन देते हैं। अगर नहीं तो फिर आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक पी चिदम्बरम 370 की बहाली की बात क्यों करते हैं? कांग्रेस
ओपनली खड़े होके ये क्यों नहीं कहती, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं? भाई संसद से हुआ फैसला है, वो बहुमत के साथ हुआ फैसला है, वो 99% ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट सीधा दखल नहीं करता। और उसके बाद इसका जवाब देंगे सुशील पंडित जी। बताइए तहसीब, आप फिर गलत साइड तो नहीं खड़े हो गए? सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो तरुण भाई है वो जिस फाउंडेशन के वो इंचार्ज है, फाउंडेशन का नाम मेरे पास है, और वो फाउंडेशन क्या काम करता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई पॉलिटिकल ट्रेंड वॉचर। उनके फाउंडेशन का नाम है निर्भय भारत फाउंडेशन। हम इस चीज को पहले देख ले और जान, तो हम गलत चीज ना बताए कि किसी को आप प्रेस कर दो कि ये ऑर्डिनरी सिटीजन। दूसरी बात और अहम बात ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि आपका क्रेडिबल चैनल, तो आप ऐसे किसी को आप लाकर प्रॉक्सी स्पोक्स पर्सन ना बताए। लेकिन मेरे को मेन बात करनी है कि सुरजेवाला का स्टेटमेंट है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की राह देख रहे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो फाइनल होगा, और गुप्कार डिक्लेरेशन के साथ कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस उनके साथ अलायंस में सरकार नहीं लड़ती। अब आगे आप जो भी अटकले टटकले लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जो रिटायर्ड आर्मी के हमारे आपके पैनल पे व्यक्ति है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने सही कहा तिरंगा का अपमान करना बहुत गलत है। मेरे अंदर तिरंगा टैटू किया, अपने दिल पर तिरंगा पहनता हूँ। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब गोलवलकर ने कहा तिरंगा अशुभ है, तो आपके चैनल पे मैं चैलेंज देता हूँ, उनको बताए कि गोलवलकर देशद्रोही, बताए आपके चैनल पे रिटायर्ड आर्मी वाले। चलिए फिर आप आम की जगह अनार पे चले गए, बहुत पुरानी बात पर चले गए। मैं सीधे सुशील पंडित जी के पास चलता हूं। सुशील पंडित जी, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से हमने आज बुलाया, तहसीम खुद कहते हैं कि वो कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, उसकी विचारधारा के साथ है। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने इस मुद्दे पर आने से इनकार कर दिया। क्यों कांग्रेस से कंफ्यूजन रखना चाहती है, या कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी है? दीपक जी, तहसीन जी कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से भी ज्यादा हैं। ये वाड्रा परिवार का हिस्सा है, कांग्रेस को परिवार चलाता है, तो ये स्पोक्स पर्सन से भी दुगने ज्यादा वजनदार हैं आज आपके शो में, और इनको आप बच के जाने मत दीजिए। दूसरी बात ये कि कश्मीर में गुपकार गैंग जो है वो खुलकर जिहाद के सामने आ गया है। आपने इमरान खान की बात सुनी कि कश्मीर में कुछ लोग, कुछ नेता भारत के पक्ष में राजनीति करते थे, अब वो भारत विरोध की राजनीति करके खुल के सामने आ गए हैं। तो कश्मीर के इन भारत विरोधी जिहाद प्रेमी गुपकार गैंग के लिए कांग्रेस का नेतृत्व एक पुचकार गैंग है। वो इनको पुचकारता है, वो इनके साथ खड़ा होता है, इनके साथ चुनाव लड़ता है। और ये जो गुपकार गैंग है ये गप कर गया है लाखों करोड़ की जो खर्च कश्मीर राज्य में भारत के केंद्र सरकार ने पिछले 70 वर्षों में किए। तो इनकी इस आपराधिक मिली भगत पर मुकदमे चलने चाहिए, इनकी नागरिकता वापस ली जानी चाहिए, ये चुनाव के लिए अयोग्य करार देने चाहिए। ये भारत की व्यवस्था में रहकर भारत के खिलाफ विश्वमन करते हैं, और ये शत्रु के एजेंट बनकर के भारत की व्यवस्था में हमारे लोकतंत्र का दुरुपयोग करते हैं। इन्हें चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए, इनके वोट का अधिकार ले लेना चाहिए, इनको डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा, इनकी पार्टियों की रजिस्ट्रेशन रद्द हो जानी चाहिए। नासिर शेख जी, मेरा सीधा सवाल है जो सुशील पंडित जी कह रहे हैं, क्यों ना पीडीपी और गुपकार अलायंस जो बात कर रहा है पाकिस्तान के समर्थन में, जो बात कर रहा है चीन के समर्थन में, जो बात कर रहा है तिरंगे के खिलाफ, जिनकी बात से उत्साहित हो रहे हैं इमरान खान, उनको डीडीसी का चुनाव ही ना लड़ने दिया जाए, क्योंकि आपके खिलाफ वैलिड ग्राउंड बनते हैं। आपने कहा डिसेंट और सीडेशन, मैं कह रहा हूं सीडेशन है, यहां पर देशद्रोह है। यहां पर जैसे लोगों की बस चले तो हमारा हुक्का पानी बंद करने की भी वो सिफारिश करेंगे। जहां तक बात तिरंगे के ऑनर की है, मैं आपको दीपक जी ये बता दूं कि तिरंगा जम्मू कश्मीर में हम सब लोग, चाहे वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, हम शान से उठाते रहे हैं, शान से उठाते रहेंगे। तिरंगा चाहे लाल चौक में या तिरंगा बख्श स्टेडियम में महबूबा मुफ्ती साहिबा लहराती थी, उमर अब्दुल्ला साहब लहराते थे, दिल्ली से या आपके स्टेडियम में बैठे हुए जितने पैनल पे लोग, वो कौन थे जो, वो कौन थे आपके
आपके छुपे हुए समर्थक जो पाकिस्तान का झंडा लहराते थे हर जुम्मे को, उनके बारे में भी बता दीजिए। वो कौन थे जो बार बार जम्मू कश्मीर को बंद करते थे? वो कौन थे जो हर चीज, हर डेवलपमेंट का विरोध करते थे, जिनकी आज तक चलती थी? अब केस में उलझे हुए हैं अलगाववादी नेता हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। आप उन्हें हमारा समर्थक कैसे कह सकते हैं? हमारे लोग उनके निशानों पर रहे हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उनके निशानों पर रहे हैं। काफी लोगों ने बलिदान दिया है। आप उन्हें हमारा समर्थक नहीं कह सकते। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। आपने बात की गुपकार गैंग की। गुपकार कोई गैंग नहीं है। ये पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, इनका एक अलायंस है। इसे आप गैंग कहते हैं। जो लोग जिनके साथ अभी तक आप सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी आजकल चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि 370 धारा को खत्म करके हमने बहुत बड़ा काम किया। मैं आपको बता दूं कि जनवरी फरवरी 2015 में जब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अलायंस में भारतीय जनता पार्टी आई, तो दोनों पार्टियों ने मिलकर एजेंडा अलायंस बनाया और एजेंडा अलायंस में यह बात क्लियर थी कि 370 धारा को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी इसमें सिग्नेटरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। उनको सत्ता चाहिए थी। उन्होंने पीडीपी के इस जो एजेंडा अलायंस में यह बात रखी गई थी कि धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने आपसे संबंध तोड़ा ना। उसके बाद 370 हटाएंगे इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा, थंपिंग मेजोरिटी मिली, उन्होंने 370 और 35 से हटाया। गलत क्या किया? देश का जनमत मिलने के बाद हटाया है। जब उन्होंने धारा 370 को हटाया, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बंद कर दिया। आज 2 साल होने को है तकरीबन, अभी तक इंटरनेट सेवाएं बंद है। आप शायद मेरे वीडियो से साफ देख सकते हैं, हम 2G सर्विसेज में आज भी हैं। यहाँ अभी तक 4G सर्विसेज बंद हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को एक साल तक आप लोग नजरबंद रखते हैं और कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर के हित में फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को नजरबंद करके, जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू इम्पोज करके। अरे सर, आपके वो नेता अंदर हुए जो दूसरे देशों का समर्थन करके 370 बहाली की मांग कर रहे थे, उनका अरेस्ट होना लॉजिकल था। और लोग तो ये भी कहते हैं कि फिर से अरेस्ट कर दो। जफर इस्लाम साहब, आप बताइए, आपने इनके साथ एजेंडा फैला। मैं आप ही का सवाल जफर इस्लाम जी से पूछ रहा हूं। आपने इनके साथ 370 ना हटाने का वादा किया था, फिर वो वादा कैसे भूल गए आप? देखिए, आपने सही कहा कि हमने इसी चीज को हम पब्लिक के, देश की जनता के सामने बार बार हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम इस चीज को करना है मुझे, और हम इस चीज का जनमत से पूरा समर्थन प्राप्त करके ये इसको काम किया है। तो हमें जनता ने इस काम के लिए वोट दिया, फिर से बहुमत दिया और हमने करके दिया। इसलिए कि हमारा, तो आप शुरू से मैनिफेस्टो देखिए, उसमें एक चीज हमने जिक्र की थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा नहीं? आपकी ये डिमांड थी, हमने नहीं मानी, इसलिए तोड़ दिया आपके साथ अलायंस। हमारा तो ये मकसद शुरू से था, जो हमने तो करना ही था। देश को एक साथ जोड़ना है, देश को तोड़ना थोड़ी है। देश की तोड़ने वाली ताकत से हम दूर हैं और हम उसको दूर रखते हैं, लेकिन और उसके साथ सख्ती से निपटते हैं। लेकिन देश को जोड़ने के लिए उस जो कश्मीर के आम नागरिक है, आम आवाम है, उसको देश के साथ लाना चाहते हैं। इसलिए हमने इसको 370 को हटाया। आज कश्मीर में जिस तरह के डेवलपमेंट के प्लान है, उससे कश्मीर की जनता बहुत खुश होगी। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी जो पुरानी थी उनको रोना पड़ेगा, उनको तकलीफ होगी, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं अपने आप को रिलेवेंट बना के रखने के लिए। आज के दिन में इररिलेवेंट हो गए। इररिलेवेंट हो गए? क्या वाकई इररिलेवेंट हो गए? 9 बजे के सेक्शन की शुरुआत कर रहा हूं। मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर रहे हैं। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ गए हैं। उनसे बेहतर शायद भारत का इतिहास आज के दौर का कोई नहीं जानता। इसके अलावा मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ेंगे, इफ्तिकार हुसैन मिसगर साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं एक स्टेटमेंट सुनवाने महबूबा मुफ्ती का। हाईली ऑन कम्युनल लाइंस वो स्टेटमेंट है महबूबा मुफ्ती का। सुनिए उन्होंने क्या कहा, क्या साजिश हो रही है और क्या वाकई मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। देखिए, जो हमारे नोमैड्स है, गुजर बकरवाल, जिनके दादा अजदादा यहाँ रहते थे, इनको खदेड़ा जा रहा है। जैसे डोमिसाइल लॉ इन्होंने ख़त्म कर दिया हमारा, तो पूरे मुल्क से ये लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं। और मगर जो यहाँ के रहने वाले उनको खदेड़ना चाहते हैं। ये खाली यहाँ का हाल नहीं है। आप जम्मू में बटंडी देखिए, सुजवा देखिए, चट्टा देखिए, गिन गिन के जहाँ मुसलमानों की आबादी है। मरकजी सरकार से कहना चाहती हूँ, जिनकी आज यहाँ सरकार चल रही है, कि ये जो गुजर बकरवाल नोमैड्स कम्युनिटी है, इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। इसके नताइज आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भुगतने पड़ेंगे।
धमकी के अंदाज में बात करिए महबूबा मुफ्ती जी। सीधे चलता हूं मैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी के पास। कपिल कुमार जी, महबूबा मुफ्ती का ये टोन भी मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र, कश्मीरी हिंदुओं के साथ इन लोगों ने क्या किया, कैसे उनको बाहर निकाला, क्या उस बात को भूल गए हैं और अब क्यों विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं यहां पर? देखिए, वो परिवार, जिस परिवार ने पूरा एक किडनैपिंग का जो है ड्रामा स्टेज करके इस देश के अंदर आतंकवादियों को जेल से छुड़वाया, उसके बाद में ये परिवार जो है कश्मीर में इन्होंने कभी भी राष्ट्रवादी डिस्कोर्स जो है उसको लागू नहीं किया। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुनव्वर शेरवानी का नाम सुना है इनमें से किसी ने? ये वो 19 साल का नौजवान था जिसने 22 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर तक अकेले मोटरसाइकिल के ऊपर जो पाकिस्तानी घुस रहे थे उनको आगे बढ़ने से रोका, उनको गलत खबर दी कि आगे हिंदुस्तान के फोर्सेस मौजूद हैं, और जब पाकिस्तानियों को यह पता लगा तो 4 दिन बाद उसको सलीब पे टांग दिया और उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके काट के फेंक दिए गए। नसीर शेख जी को दिखाइए। शेरवानी की जो शहादत थी देश के लिए, उसको इन्होंने कभी नहीं बताया पाकिस्तान कश्मीर की जनता को। ब्रिगेडियर उस्मानी के बारे में इन्होंने कभी बताया? ये लोग हिंदुस्तान को दिखा करके कि हमको अगर 370 में नहीं रखोगे तो हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, एक ब्लैकमेल करने का तरीका इन्होंने हिंदुस्तान को निकाल दिया था। अब वो ब्लैकमेलिंग जब खत्म हो गई है इनकी, आज मैं अभी श्रीनगर लौट करके आया हूं, सेमिनार था पिछले महीने, वहां पे 3 दिन 4 दिन वहां पे रह के आया हूं। श्रीनगर का जो नौजवान है आज किश्तवाड़ का और इलाकों का, वो नौजवान उठ के खड़ा है, वो नई राजनीतिक लीडरशिप चाहता है। उसके सामने सारे चिट्ठे खुल चुके हैं कि किस तरीके से इन 4 परिवारों ने कश्मीर के अंदर कश्मीर को लूटा है। मैंने एक सवाल पूछा था, शेख अब्दुल्ला साहब जो है स्कूल टीचर होते थे, भाई उमर साहब आप पे इतना पैसा कहां से आ गया कि लंदन के अंदर आपने विला खरीद लिए? जवाब दे। इन लोगों के बच्चे पढ़ेंगे अंग्रेजी स्कूलों में और आम जनता के कश्मीर को ये फेंकेंगे अपना के मदरसों के अंदर जाओ, और कभी भी राष्ट्रवाद और उसकी बात नहीं करेंगे, ब्लैकमेल करते हैं। और ये सब दिल में अच्छी तरह जानते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इनके क्या हाल है लोगों के, लेकिन क्योंकि इनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, इनको ISI से पैसा मिलता है, इनको टर्की से पैसा मिलता है, ये उस पैसे को खा करके रहते हैं। नहीं, मुझे बताइए इनकी कोठियां बनी हुई है, कहां से पैसा आया इनके पास? वाणी जी, सरफराज वाणी जी, पॉइंटेड सवाल है प्रोफेसर कपिल कुमार के, बताइए। ईडी इनके ऊपर कुछ कर नहीं सकते थे जी, एक बार रिपीट करेंगे? नहीं, सरफराज वाणी जी है सर, वहां के एनालिस्ट, उनसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार ने बताया है कि क्या क्या हालात है, वहां के नेता ISI से पैसा लेते हैं, कई फंस गए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, पाकिस्तान की सरकार से पैसा लेते हैं, टर्की से लेते हैं, ये तो पब्लिक नॉलेज है। अब आप बताइए, इसको आप कहेंगे कि आप देश के साथ खड़े हैं? आप देश के साथ नहीं, अपने मतलबों से खड़े हैं, और आपने जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को पॉलिटिकल से कम्युनल बना दिया है। सरफराज जी सुन रहे हैं मेरा सवाल? सरफराज जी फिर दिखा क्यों रहे थे आप? मैं यही सवाल PDP के नेता नसीर शेख जी के सामने रखता हूं। नसीर जी, कपिल जी ने आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, बताइए क्यों आता था ISI से पैसा, क्यों आता था पाकिस्तान से पैसा, क्यों भरा जा रहा था वहां पर पाकिस्तान और ISI समर्थित लोगों को? इसका भी जवाब देना होगा आपको। क्यों आप लोग बुरहान वानी के समर्थन में खड़े हो जाते थे? दीपक जी, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको, आपने आज नेशनल चैनल पर इस डिबेट में ये बात मान ली कि कश्मीर का एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। आपने कहा कुछ लोग इसको पॉलिटिकल नहीं, आपने उसको कम्युनल डिस्प्यूट बना दिया है। अब वो सांप्रदायिक लाइन पर बढ़ गया है। अब आप वहाँ जिहाद की बात करते हैं, अब आप वहाँ गजवाए हिंद की बात करते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ आपको, मैं सल्यूट करता हूँ आपको। आपने ये बात मान ली, जो कश्मीर है वो एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, ये पॉलिटिकल नहीं, आपने उसको कम्युनल बना दिया है। इसको कम्युनल डिस्प्यूट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इस कश्मीर डिस्प्यूट को पॉलिटिकल डिस्प्यूट से कम्युनल डिस्प्यूट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। सर, कश्मीरी पंडितों को जब आप मार मार के निकाल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कहां थी? न 3 में थी, न 13 में थी, बताइए। जब आप मार मार के कश्मीरी पंडितों को निकाल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कितनी पुरानी थी? पॉलिटिकल आउटफिट ने नहीं निकाला है।
मिलिटेंट्स के निशाने पर हर कोई रहा है कश्मीर के अंदर। मिलिटेंट्स के निशाने पे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं रही है। सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही क्यों, बताइए ना, क्यों खाली करवाया गया? अरे आपने रिसेंट पास्ट में देखा पॉलिटिकल लोग उनकी किलिंग्स हुई, वो टारगेट्स पर रहे। खाली करवाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसमें जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कोई रोल नहीं था। उस वक्त जम्मू कश्मीर का जो शासन चला रहे थे यहाँ के गवर्नर, उन्होंने जम्मू कश्मीर से उनको बाहर निकाला है। आप थोड़ा तथ्य देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछिए, उस वक्त जो यहाँ गवर्नर थे उन्होंने साजिश की। प्रेम शुक्ला जी, क्या दूध के धुले हुए हैं ये लोग? आज ये बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को निकाले जाने में इनका कोई रोल नहीं। इफ्तिकार मिसगर साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। डिबेट में प्रेम शुक्ला जी के बाद उनके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी बताइए, ये तो दूध के धुले हुए हैं, बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, देश के हित की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर में यह हालात क्यों? चीन और पाकिस्तान की तरफ क्यों उठाकर नजर देखा जा रहा है कि 370 वापस आ जाएगा? देखिए दीपक जी, पहले से ही राष्ट्रद्रोही, धर्मांध और हमेशा से पड़ोसी देशों के साथ में संधान करके भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता वहां के राजनीतिक दलों की रही है। और जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी से निर्वासित किया गया, कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, कश्मीरी पंडितों के हिंदू धर्मस्थलों का विध्वंस किया गया, तो उन सारे विध्वंस में, उन बलात्कार की घटनाओं में वहां सिर्फ आतंकवादी नहीं शामिल थे, आतंकवादियों के समर्थन में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी पूरी तरह से संलिप्त थे। और कृपा करके बता दें कि किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ने कश्मीरी पंडितों को पलायन करने से रोकने के लिए किसी भी प्रकार का सार्थक प्रयास किया हो? कोई भी सार्थक प्रयास किसी भी कश्मीर के क्षेत्रीय दल द्वारा, जो राजनीतिक दल रहे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जो अलगाववादी है, उसके अतिरिक्त भी किसने जो है कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन ना होने पाए, इसके लिए सक्रियता किस दल ने दिखाई थी? कब दिखाई थी? कौन सी घटना ऐसी है? तो कोई घटना इस प्रकार की नहीं है। तो इनके मन में कश्मीरी पंडितों को जब निकाला जा रहा था तो क्या वो क्रूर सांप्रदायिकता नहीं थी? क्या वो बर्बर सांप्रदायिकवाद नहीं था? क्या वो बर्बर धर्मांधता नहीं थी? उस धर्मांधता के शिकार वहां के अवाम को बनाया नहीं गया क्या? क्या मस्जिदों से ऐलान नहीं हुए थे? और क्या मस्जिदों का दुरुपयोग नहीं किया गया था? जब मस्जिदों का दुरुपयोग किया गया, राजनीतिक कार्यकर्ता उसमें संलिप्त हुए, जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे अलगाववादी संगठनों ने आतंकवादियों को सीधे सीधे समर्थन घोषित किए, तब उसके बाद आप कहां से कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जो है? मैं इसी सवाल का जवाब इफ्तिकार मिसगर साहब से लेता हूं। इफ्तिकार जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं बीजेपी ने कम्युनल बनाया, पर कश्मीरी पंडितों को निकालना शुरू होना, मिलिटेंसी की वो स्ट्रैटेजी की कश्मीरी पंडितों को निकाल दें, आप लोगों ने मिलकर सामूहिक तौर पर यहां की प्रॉब्लम को सांप्रदायिक प्रॉब्लम नहीं बना दिया पॉलिटिकल से? देखिए, जहां तक मैं थोड़ा सा समय ले लूंगा, 30 सेकंड मुझे दे दीजिएगा प्लीज, अनइंटरप्टेड। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है और जहां तक अभी इन्होंने यहाँ पे बात करी कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ के वर्करों ने, सियासी वर्करों ने वो हिस्सेदार बन गए उन पावर्स के जिन्होंने कश्मीरी पंडित्स को यहाँ पे बता दिया। ये आग फैला रहे हैं कश्मीरियों के मुखालिफ पूरे देश में। जो कश्मीरी बच्चों की फिर लिंचिंग होती है वो इन्हीं बातों से होती है। इनको गुरेज करना चाहिए और हजार बारी सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, किनको हम दोषी ठहरा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने भारत माता की जय पे लोगों को लिंच नहीं किया? ये कश्मीरियों की आदत नहीं है। देखिए, हम यहाँ पे किसी के प्रवक्ता नहीं है। ये मैंने आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात सुनिए, फिर आप जवाब दे दीजिए। आपने, हम किसी के प्रवक्ता नहीं है यहाँ पे। हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है गुपकार डिक्लेरेशन पे, क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन ने कल को बोला था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आज इलेक्शन में आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या गुपकार वालों को जम्मू में जुलूस करने का इजाजत नहीं दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनको स्टार्ट नहीं किया, एक्टिवेट नहीं किया इलेक्शन लड़ने के लिए? बी पार्टी और सी पार्टी है, ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी।
जिसमें कश्मीर को डंप करके रखा हुआ है। कश्मीरी आज भी परेशान है। ठीक है इफ्तिखार जी, आप ही की बात का जवाब मैं प्रोफेसर कपिल कुमार और त्यागी जी से लेता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार, मेरा सीधा सवाल है, क्या अब ये एक सांप्रदायिक प्रॉब्लम और गजवाए हिंद की प्रॉब्लम नहीं बन गई है कश्मीर? क्यों 370 वापस चाहते हैं ये लोग? और सवाल ये है, पहले कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं तो चुनाव में नहीं जाऊंगी, 370 खत्म हो गया है और फिर माल चाहिए इसलिए चुनाव में डीडीसी में हम वापस आएंगे, तो बिना सत्ता में रह के माल मिलेगा नहीं। दीपक जी ये 370 पे इतना अल्लाह बचा रहे हैं। मैं दो सवाल इनसे पूछ रहा हूं। पहला सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि जब 2013 के अंदर रोहिंग्यों को बर्मा के बॉर्डर से ले जा करके जम्मू के अंदर मिलिट्री स्टेशन के पीछे बसाया गया, तब वो बाहर के लोग कैसे आके बस गए कश्मीर के अंदर? एक कश्मीरी इस पार्टी ने किसी ने आवाज उठाई कि रोहिंग्यों को जो है कैसे बसा दिया गया कश्मीर के अंदर? दूसरा, चलिए 1956 के अंदर एक स्ट्राइक हुई थी श्रीनगर के अंदर सफाई कर्मचारियों की, तो गुरदासपुर से 200 वाल्मीकि परिवारों को नेहरू ने जो है कश्मीर में भेजा था और इन्होंने कहा था कि हम उनको कश्मीर की स्टेटहुड देंगे, नागरिकता देंगे, और उसके बाद उर्दू में उनको पट्टे पकड़ा दिए गए और यह कहा गया कि इनकी जो आने वाली पुश्तें हैं वो यही का काम करेगी कश्मीर के अंदर। यह है इनका दलित के लिए, यह है इनका उसके लिए। ये क्या बात करते हैं कि ये कॉम्युनल नहीं है? सीधा सवाल त्यागी जी से, त्यागी जी आप सेकंड करेंगे यहां पर। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों 370 के नाम पर जो दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो महिलाओं के नाम से डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो देश के कानून वहां नहीं लागू होते थे, अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है तो फिर ये चिल्ला क्यों रहे? इनका चिल्लाना गलत है और जो कपिल जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विरोध जिन्हें करना है करें। मेरा ये कहना है कि श्रीमती महबूबा जी ये कहती हैं कि लोग जो युवा हैं वो बंदूक ना उठाएं तो क्या करें। वो ये कहती हैं कि मैं तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी। और फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं कि 370 को वापस लाने के लिए हम चीन की मदद लेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि कश्मीर के लोग चीन के साथ रहना पसंद करेंगे। हमको ये किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। और अगर ये वही लोग ना होते जो 370 के हटने से पहले ये कहते थे कि पीओके हिंदुस्तान के बाप का नहीं है, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि ये जो पत्थरबाज हैं ये तो इंटेलिजेंट निर्दोष बच्चे हैं, और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मुसलमानों की तादाद बढ़ चुकी है लिहाजा इस देश में एक विभाजन और होना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप आज के सिपाही को 1947 का सिपाही मत समझो। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कौन नेता क्या कह रहा है। कल्पना कीजिए कि अगर उस सिपाही के दिमाग में ये आ गया कि क्या हम ऐसे देशद्रोहियों के लिए बलिदान दें। कल्पना कीजिए कि अगर किसी सिपाही की बंदूक का मुंह इनकी तरफ हो गया तो क्या सिचुएशन होगी। ये देशद्रोह है सीधे सीधे, और मैं तो ये चाहूंगा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, देशद्रोह एक्शन लिया जाना चाहिए। यहीं से मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ये सवाल एक नहीं कई लोग उठा रहे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी इनको आगे तो नहीं बढ़ा रही है, इनके पीछे कहीं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है। बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले रोशन कुमार मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। रोशन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कश्मीर के ताजा हालात पर आपको क्या लगता है? ये जो लोग चुनाव लड़ने को राजी हो गए हैं सत्ता और माल के लिए, क्या इनमें कोई भी देश के लिए जज्बा बचा है? किस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या इनको आप देशद्रोही नहीं मानेंगे? देशद्रोही बयान। जी, जैसा कि अभी तक की जो भी गतिविधियां रही हैं इस पूरे गुपकार गैंग की, तो मेरा तो ये मानना है कि अब फालतू की चीज़ों में बहस में उलझ के कोई फ़ायदा नहीं है। भारतीय न्यायालय, उच्च न्यायालय अपनी कार्रवाई करेगी और मेरे हिसाब से देशद्रोह का मुकदमा सरकार को लगाना चाहिए और इसके आगे की जो कार्रवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होगी और जो उसका फैसला आता है उसमें इनका सच और झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रोकता हूं, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करूंगा। क्यों ना गुपकार गैंग पर देशद्रोह के मामले में सीधी कार्रवाई हो, इसी सवाल से शुरू करेंगे। वकार भट्टी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास भी चलेंगे ब्रेक के बाद।
देश की बहस में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग 370 और 35A की बहाली की बात कर रहे हैं, क्यों ना देशद्रोह के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये लोग ये कह रहे हैं, जो गुपकार गैंग है वो ये कह रहा है कि 370 वापस लाने के लिए चीन मदद करें। कश्मीर के लोग चीन के साथ जाना पसंद करेंगे। पहले यही लोग पाकिस्तान की बातें किया करते थे। महबूबा मुफ्ती कहती है कि मुसलमानों को कश्मीर से निकालने की साजिश हो रही है। मामले को सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिम्मेदार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहास के सबसे बड़े जानकारों में से वो जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़े हुए हैं। इफ्तिकार हुसैन मिसगर, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो जुड़े हुए हैं। सरफराज वाणी जी, वो भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है लेकिन अब शायद नहीं है। पीडीपी के नेता हमारे साथ नासिर शेख साहब जुड़े हुए हैं और इसके अलावा वकार भट्टी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा और सपाट सवाल, आपने इनको जेल में बंद रखा, गृह मंत्री जी ने गंभीर आरोप लगाए कि इन 3 परिवारों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, अथाह करप्शन हुआ है, आपने कुछ केसेस करे लेकिन इनके खिलाफ आप लोग वैसे सख्त नहीं रहे जैसे आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर के रहे। अब लोगों को लग रहा है कि भाई आपने ही तो छोड़ दिया था कि ये चुनाव लड़ सके, और वही पुरानी बोतल में नई शराब। देखिए दीपक जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार पाकिस्तान से सीधी फंडिंग ले रहे थे, अलगाववादी बातें कर रहे थे, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे थे। इस कारण उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उसमें बहुत सारे लोग जेल में हैं। ये लोग चूंकि आतंकवादी गतिविधियों को प्रेरणा दे सकते थे या अलगाववादी बातें कर सकते थे, पहले तिरंगा किसी के कंधे पर नहीं रहेगा ये बातें की थी। फारूक अब्दुल्ला ने भी पीओके के संदर्भ में गलत बयानियां की थी। ऐसे में इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस हुए। इनके खिलाफ अगर किसी प्रकार का लीगल सबूत होगा तो कार्रवाई करने में जरा सा भी संकोच नहीं होगा। अब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लें। जम्मू एवं कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हो, वहाँ पर पंचायत का चुनाव हुआ है, वहाँ पर डीडीसी का चुनाव हो जाए, वहाँ पर कालांतर में अन्य चुनावों को भी वहाँ सफलतापूर्वक करा सके और वहाँ लोकतंत्र उसी तरह से प्रस्थापित हो जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों में है। ऐसे में अगर वो सकारात्मक अगर सम्मिलित होना चाहते हैं सकारात्मकता से तो स्वागत है, लेकिन अलगाववादी एजेंडा, पाकिस्तान परस्ती, चीन को निमंत्रित करने की बातें, ये सब करना कानूनी कार्रवाई के लिए वो निमंत्रण दे रहे हैं वो। और लोग ये सवाल पूछ रहे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? प्रेम शुक्ला जी, आपको तो मौका मिला इन पर कानूनी कार्रवाई करने का, बयान उनके इस तरीके के हैं। त्यागी जी ने यही बात की। निश्चित देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन के पास पूरा अधिकार है कि इनके जो बयान है इनका मूल्यांकन करके इनके खिलाफ कार्रवाई करे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू एवं कश्मीर का प्रशासन ऐसे आपराधिक कृत्य में संलिप्त लोगों को किसी प्रकार की रियायत नहीं देगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं नासिर शेख साहब के पास। नासिर शेख साहब, आप इस तरह के बयान के भाई मुसलमानों को यहां से निकालने की साजिश हो रही है, ठेठ सांप्रदायिक बयान है, आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने इसे सांप्रदायिक मुद्दा बनाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं महबूबा मुफ्ती पर क्या कर रही हैं? वो भी वही रोटियां पकाने की कोशिश कर रही हैं। अभी जो आपने महबूबा जी का बयान जो अभी हम सबको सुनाया, महबूबा जी ने अपने बयान में ये कहा, जो नोमन है, जो हमारा गुजर बकरवाल तबका है, जो जंगलों में रहता है, जो माल मवेशी लेके जंगलों में रहता है, जिनके घर नहीं है, जिनको हम खाना बदोश कहते हैं, नोमैड है, उनको तो इन जंगलों से बाहर निकालने की साजिश हो रही है। उन्होंने उनके हक में बात की है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाए। सर, मुसलमानों शब्द का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, और किसने क्या कौन सा नियम आ गया जिससे वो बाहर निकल रहे हैं, ये भी बता दीजिए। ऐसा क्या हो गया जो आज लग रहा है उनको? अरे नियम कोई भी नहीं आ गया। भारतीय जनता पार्टी की अब इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजनीति हो रही है वो सीधा सीधा कम्युनल राजनीति हो रही है। वो चुन चुन के यहाँ टारगेट्स कर रहे हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट्स कर रहे हैं, नोमैड्स को टारगेट्स कर रहे हैं। उनकी प्रोटेक्शन में बात करना कहाँ का आपको लगता है कम्युनलिज्म है? ठीक है, मुसलमान शब्द, प्रोफेसर कपिल कुमार जी सीधा जवाब, क्या महबूबा मुफ्ती ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और क्या ये विशुद्ध सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है? भट्टी जी, मैं उसके पास तुरंत आपके पास आऊंगा। क्या मुसलमान शब्द इस्तेमाल करना कम्युनलिज्म है? अगर नोमैड्स जो है वो मुसलमान तो है। नासिर साहब सुन लीजिए जवाब, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। सुनिए, जब इनका पाकिस्तान का एजेंडा फेल हो गया,
ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर लोगों का क्या हाल है। जो स्वतंत्रता इन्हें यहां पे मिली हुई है उसकी 1% स्वतंत्रता भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर किसी कश्मीरी को नहीं है, लेकिन उस पर कभी नहीं बोलेंगे। और जिन गुजरों की ये बात कर रहे हैं, अरे मत भड़काओ गुजरों को। ये मालूम है गुजरों की बात क्यों कर रहे हैं? ये गुजरों की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये वो गुजर है जो भारतीय सेना को फॉरवर्ड बेसिस से सारी खबर देते हैं। ये वो गुजर है जो कट्टर इस्लामपंथी बात नहीं करते। ये वो गुजर है जिनकी अपनी संस्कृति है, जिनका अपना कल्चर है, जिनको रॉबर्ट्स ने छोड़ा नहीं है। ये उनका इस्लामीकरण करना चाहते थे, उन्होंने नहीं किया, इसलिए आज ये गुजरों को मोरा बनाने ले आए हैं। इन्हें और कोई राजनीति नहीं मिली है। तो ये क्या बोले जा रहे हैं? ठीक है, बस क्या बोले जा रहा हूं? आप ही की तरह बता रहा हूं। अरे तुम्हारी तरह पाकिस्तानी एजेंट नहीं हूं मैं। चीखने चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। मुसलमानों को मारा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हम जम्मू और तुम कश्मीर के पाकिस्तान निवासी, हमें यहाँ के हालात पता है। स्टूडियो में बैठकर आप बात मत करिए। स्टूडियो में बैठ अरे मुझे आपसे ज्यादा मालूम है। 77 से मैं जानता हूँ, 77 से मैं कश्मीर को जानता हूँ भाई। अरे तू खाक निवासी है, तू निवासी वहां का है, खाता पाकिस्तान का है। तू खाता पाकिस्तान का है, तुझे मालूम नहीं है कि गुजर क्या चीज है। तू श्रीनगर में बैठता है, तुझे मालूम नहीं गुजर क्या चीज है। आप बात कर रहे हो, आप कश्मीर में आकर के कश्मीर की बात करने लगते हो। कश्मीर के लोगों से पूछे, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे। हमें अरे 2 दिन नहीं रहा हूं मैं महीनों रहा हूं कश्मीर में। और बकवास मत करो। तुम यहाँ एक दिन दिल्ली घूम करके देश में हमला करते हो। तुम एक दिन दिल्ली घूम करके देश में हमला करते हो। बकवास मत करो, तुम्हारी बहुत बकवास हो चुकी है। बहुत बकवास पाकिस्तानी, बहुत पाकिस्तानी एजेंट। आज 47 का देश नहीं है, आज ये 47 का देश नहीं है। आज यहाँ पे नेहरू नहीं है जो तुम्हें 370 दे देगा। आज नेहरू नहीं है यहाँ पे जो तुम्हें 370 दे देगा। समझ गए? सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, देश आपका है तो श्रीनगर में हर जुम्मे को पाकिस्तान के झंडे क्यों लहराते हैं? भट्टी साहब इसका जवाब दे दीजिए। 370 हटने से पहले हर जुम्मे को वहां पे पाकिस्तान के झंडे कौन लहराता था? भट्टी साहब जवाब दीजिए ना। जी, पाकिस्तान के झंडे तो किसी ने लहराए नहीं। चौरसिया साहब, सन 47 से इनके शेख अब्दुल्ला जो है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा ब्रिटिश आर्काइव से, ये कैसे अंग्रेजों से पाकिस्तानियों से सबसे मिलकर चल रहा था शेख अब्दुल्ला इनका। प्लीज कपिल साहब को खामोश करिए। अच्छा प्रोफेसर साहब सुन रहे हैं आपकी बात, जवाब दीजिए भट्टी साहब। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान के झंडे लहरा ही नहीं गए। मैं आपको सैकड़ों तस्वीरें दिखा सकता हूँ जहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराए गए जुम्मे के दिन। जी, मैं प्रोफेसर साहब का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि डीडीसी इलेक्शन के लिए मेरी जमात और हम सब ने जम्मू कश्मीर की आवाम, इन अलगवादियों के झंडे थे। जनाब अब बात तो करने दीजिए ना प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब थोड़ा चुप रहिए, पानी पीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात पूरी सुनिए। अरे आपको अकल हो तो मैं बात करूं। आप अपना पहले पाकिस्तानी पद छोड़िए, उसके बाद बात करिए। आप फैसला किया है पहले पाकिस्तानी पद छोड़िए, फिर बात करिए मेरे से। बाइकाट करेंगे, चाहे वो एक हिंदुस्तानी नागरिक की तरीके से बात करिए। हम इन दोनों गैंग से थक चुके हैं, इसलिए हमने चुनाव से एक इंडियन की तरीके से बात करिए, हिंदुस्तानी की तरीके से बात करिए। हम इसके साथ नहीं हैं। दूसरी बात आपने कही, कपिल साहब ने गुज्जर की बात करी है। कपिल साहब क्या हो रहा है? प्रोफेसर साहब ने गुज्जर की बात की है। मैं इनको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे गुज्जर हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे कश्मीरी हो, उन 3 कास्टों से पहले हम मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर वो फारूक अब्दुल्ला चाइना जाने की बात कर रहे थे। सबसे पहले मुसलमान नाम हटा देंगे आपका। चाइना जाएंगे, नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे, मुसलमान नाम भी नहीं रखने देंगे, कैंप में बंद कर देंगे। क्या करेंगे? भट्टी साहब कहाँ से बोलेंगे? अल्लाह अकबर, मुसलमानों को ना कश्मीरी, जम्मू कश्मीर। अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस्लाम हमें सिर्फ एक ही सबक देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कह रहा था ना भट्टी साहब, ये देखिए भट्टी साहब देखिए, नासिर खान साहब, नासिर शेख साहब आ गए ना, आ गए यहीं पर। कपिल कुमार जी बोलिए आ गए ना। मैं कह रहा था ना, इन्होंने कम्युनल बना दिया, गजवा हिंद बनाना चाहते हैं। बताइए प्रोफेसर कपिल कुमार, फिर मिस्टर त्यागी। जिसमें रोक के दिखा दो। सुनिए, ये कुछ भी कहें, ये कुछ भी कहें, ये सुनिए, दम किस में है? रोक सुनिए, दीपक जी एक बात समझ लीजिए। पहला काम जो ये करते हैं कि
इनकी तरफ बंद कराइए, मैं सुनता हूँ। एक बात पहला आप भी काम सुन ये लें। करते हैं कि प्रोफेसर आज साहब, इनकी कश्मीर एक बात में, आप भी सुन अरे लें। चुप कर, मेरी बात सुन मेरे पहले। लिए और जम्मू कश्मीर की आवाज अरे के लिए चुप कर, पहले मेरी बात सुन तू। इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, चाहे वो गुज्जर है, चाहे पहाड़ी है, चाहे कश्मीरी है। आप रंग कास्ट इस्लाम के नाम पर ही तो आप कत्लेआम करते हैं वहां पर कश्मीर में। प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या ये सच नहीं है? भट्टी साहब, अब आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप साहब जवाब देंगे। आ गए अपने एजेंडे पर इस्लाम जिंदाबाद। हिस्सा नहीं लेंगे। इसको बंद कराइए, इसको बंद कराइए। देखिए, ये इसको फिर कॉम्युनल बना रहे हैं इस तरीके का बोल करके। मैं कॉम्युनल नहीं बनाना चाहता, लेकिन इनको 2-3 बातें याद दिला देता हूं मैं। अरे जिसको तुम इस्लाम और जिसको तुम मुसलमान कह रहे हो, तुम्हारे पुरखे सारे हिंदू थे। आज भी तुम्हारे नामों के पीछे हिंदू नाम लगे हुए हैं। तुम किस हिंदुइज्म के खिलाफ बात कर रहे हो और कह रहे हो इस्लाम पहले था? तो अपने नाम से हट हटाओ, अपने नामों के पीछे से पंडित हटाओ, अपने नामों के पीछे जो तुमने हिंदू नाम आज तक रखे हुए हैं। और तुमको मालूम है तुम्हें मुसलमान कैसे बनाया गया था? तुम्हें काट काट के मुसलमान बनाया गया था, तुम्हें तलवार दिखा करके मुसलमान बनाया गया था। तुम किस इस्लाम की बात कर रहे हो मेरे से? किसी हिंदू ने किसी का धर्म नहीं बदला तलवार दिखा करके, समझ गए? और तुम सुन लो और दूसरी गलतफहमी में मत रहे, दूसरी गलतफहमी में मत रहे। जिस पाकिस्तान ने ना, अरे तुम उस पाकिस्तान के गुलाम हो जिस पाकिस्तान ने 3 लाख मुसलमान मारे थे बांग्लादेश के अंदर। तुम उस पाकिस्तान के गुलाम हो जिस पाकिस्तान की चीन उल्गारों को मारता है आवाज में। और ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब आप दोनों को यही रोकूंगा। देश की बहस की जनता क्या कह रही है? क्या देश विरोधी काम हो रहा है? 97% देश की बहस के दर्शक कह रहे हैं कि गुपकार गैंग देश विरोधी काम कर रहा है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर ध्यान दीजिए। सीधे चलता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए अनिल यादव, मुंबई से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। अनिल, पूरी बहस के बाद आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि इस गुपकार गैंग के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय और माननीय जो देश के सरकार है उसको इस गुपकार गैंग के खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये अभी तक जो नज़रबंद किया गया है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को, इनके जो स्थान है वो सीधा वो जेल में डालना चाहिए इनको। चलिए, यहीं पर चलते चलते प्रेम शुक्ला जी, देखिए देश के ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये फिर से पुराने धरने पर लौटना होगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या इसमें बदलाव की उम्मीद की जाए केंद्र सरकार की तरफ से? एक 30 सेकंड का कमेंट आपसे। देखिए, अब अनुच्छेद 370 के पहले वाली स्थिति में अगर कोई सोच रहा होगा कि हम उसी तरह के भड़काऊ काम करेंगे, अलगाव वाले काम करेंगे, तो उसको भूल जाना चाहिए। अगर कोई भी राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलिप्तता का किसी के विरुद्ध भी जरा सा भी प्रमाण पाया जाएगा तो प्रथम दृष्टया प्रमाण पाते ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कोई अगर इस भ्रम में जी रहा हो कि चीन और पाकिस्तान से कुछ पा जाएगा मदद, तो न चीन उसकी मदद कर पाएगा ना पाकिस्तान मदद कर पाएगा। भारत का संविधान और कानून के तहत ऐसे अपराधियों को दंडित किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। त्यागी, कर्नल त्यागी साहब आपका, प्रोफेसर साहब आपका, प्रेम शुक्ला जी आपका, इफ्तिकार भाई आपका, सरफराज जी आपका और नासिर शेख साहब आपका। देश की बहस में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।